1 जुलाई को अमेरिका में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बैठक में शिरकत करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका रवाना हो चुके हैं। वे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के निमंत्रण पर गए हैं। यहाँ पर न सिर्फ हिंद महासागर क्षेत्र बल्कि इंडो पैसिफिक के अलावा जो ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त का है और जिस तरह के वॉर सिनेरियो हैं उस पर भी गंभीर चर्चा होने के आसार हैं। पुणे संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर के सहकारिता मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मंथन बैठक में सभी मंत्रियों के साथ न सिर्फ अमित शाह ने अपने विचार साझा किए बल्कि ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की कि सहकारिता के क्षेत्र का विस्तार कैसे किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित इस बैठक में अमित शाह ने भविष्य की चर्चा करते हुए कहा कि सहकारिता भारत के दर्शन से मिलता जुलता है कि साथ रहेंगे, साथ सोचेंगे, साथ काम करेंगे और साथ बढ़ेंगे, ये भारत की आत्मा है। इसके पहले 20 जून को मुंबई में भी अमित शाह ने एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सहकारिता क्षेत्र को भारत के लिए भविष्य बताया था। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो कल से किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है जो आपकी पॉकेट पर थोड़ी भारी पड़ सकती है। किस तरह से किराया बढ़ोतरी हुई है, किन किन ट्रेनों में कितना किराया बढ़ा है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको बताएं कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि 1 जुलाई से किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है। खास तौर पे जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, मेल ट्रेनें हैं, उनमें बढ़ोतरी की गई है और साथ में जो किराया बढ़ोतरी की गई है उसमें जो जनरल टिकट है उसमें 501 किलोमीटर से लेकर के ऊपर के जितने भी यात्री यात्रा करने जा रहे हैं, यानी कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा जो करने जा रहे हैं उनको किराए में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। दिलीप जी, कितनी कीमत बढ़ा रहे हैं, कितना फिर जो है इंक्रीज होगा? भारतीय रेल में जो किराया स्ट्रक्चर है उसको 1 जुलाई से रिवाइज़ करने का फैसला लिया गया है और जो ये रिवीज़न है वो इस ढंग से लिया गया है कि जो कम दूरी के यात्री हैं उन पर किसी प्रकार का असर ना पड़े। तो इसीलिए जो सबअर्बन क्लास की ट्रेनें हैं उसमें जो प्रतिदिन जो टिकट कटा करके यात्री सफ़र करते हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। इसी तरह से जो लोग मासिक और त्रैमासिक टिकट लेते हैं सबअर्बन ट्रेन के लिए, उनके किराए में भी किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। साधारण क्लास का जो टिकट होता है, जो सेकंड सीटिंग क्लास का जो टिकट होता है, उसमें भी 500 किलोमीटर तक जो फेयर स्ट्रक्चर है वह सेम रखा गया है, यानी कि 500 किलोमीटर से कम की दूरी वाले जितने भी टिकट इशू होंगे उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। कुछ क्लासेस में बदलाव लाया गया है, जैसे 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के जो मुसाफिर हैं उनके लिए 0.5 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 0 से 500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई बदलाव जो है नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। अगर आपकी गाड़ी की उम्र यानी कि जो व्हीकल आप चला रहे हैं उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, पेट्रोल गाड़ी में ये 15 साल और डीजल में 10 साल है, तो फिर 1 जुलाई को आप घर से बाहर निकलें और हो सकता है आपको पेट्रोल या डीजल आपके वाहन के लिए ना निकले। तो भी पेट्रोल वाहन और डीजल वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, उनको अब पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा और ये व्यवस्था पूरे दिल्ली में लागू होने जा रही है 1 जुलाई से। एनसीआर में हालांकि अभी नहीं लागू होने जा रही, लेकिन दिल्ली में ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो जाएगी। किस तरीके से आप लोग इस व्यवस्था को लागू करने वाले हैं? 1 जुलाई से सारे पेट्रोल पंप दिल्ली के इस व्यवस्था को लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन इस व्यवस्था में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमने पिछले 3-4 दिन में देखे हैं कि एक तो हर जगह कैमरों की पोजीशनिंग को लेके डाउट्स डीलर्स ने किए हैं कि क्या वो एक सिंगल कैमरा सारे गाड़ियों को कवर कर पाएगा कि नहीं। हमको कोई डैशबोर्ड या मॉनिटर नहीं दिया है जिसमें गाड़ी नंबर फ्लैश हो। दूसरा, इस सिस्टम के चलते अगर ये सिस्टम नहीं चल पाया या किसी टाइम लैग हुआ उसमें और इतने में किसी गाड़ी में तेल डल गया तो उस पर पीनल प्रावधान हमारे ऊपर रखे गए। पेट्रोल पंप पे बाहर की तरफ तो सीसीटीवी लगे हैं, अंदर जब आप आएंगे तो अंदर इस तरीके से सिस्टम जो है वो बाकायदा लगाया गया है। ये जो बाहर कैमरे लगे हैं उससे ये CPU कनेक्टेड है और वो नंबर प्लेट को रीड करके ANPR कैमरा फ्लैश करेगा
इस सीपीयू पे। सीपीयू वाहन पोर्टल से कनेक्टेड है और वो वाहन पोर्टल से देख के कि ये गाड़ी 15 साल पुरानी है कि नहीं, उसको कैप्चर करके एक मॉनिटर, एक स्पीकर पे उसको फ्लैश करेगा। स्पीकर हालांकि यहाँ अभी नहीं लगा है, और वो स्पीकर की आवाज़ को सुन के पेट्रोल पंप के लड़के को तेल मना करना है। वीडियो जर्नलिस्ट जयंत शर्मा के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। देश में जब जीएसटी की कल्पना की गई थी तो उस वक्त इसके भविष्य को लेकर न सिर्फ चिंता व्यक्त की गई थी बल्कि इसका विरोध भी किया गया था। लेकिन अब जीएसटी ने देश में नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 5 वर्षों में ये 2 गुना हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये 22,08,000 करोड़ के रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया है। तो वहीं ये वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 11,37,000 करोड़ था। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, दिल्ली। लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार हो रहा था और आज चूंकि चुनावी प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई और हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको ऑब्जर्वर बनाया, तो इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खासी चहल पहल थी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। उनको नामांकन दाखिल कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची थी उनका नॉमिनेशन कराने के लिए। और इतने बड़े लोगों का महेंद्र भट्ट के साथ जाना, नामांकन दाखिल करवाना और किसी और का नामांकन दाखिल नहीं करना, तो ये तय हो गया है कि नए अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बन रहे हैं। और अब केवल महज औपचारिकता है। कल जब प्रांतीय परिषद की बैठक होगी, इस प्रस्ताव को, चूंकि एक सिंगल नॉमिनेशन हुआ है, इसी प्रस्ताव को कल प्रांतीय परिषद में रखकर उसकी मुहर लगाई जाएगी। वो केवल और केवल पार्टी की जो एक संविधान है, पार्टी के संविधान की एक औपचारिकता शेष बची है। अन्यथा ये मान लीजिए कि महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बन चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष रिपीट होने के बाद महेंद्र भट्ट के सामने बड़ी चुनौती एक साथ पंचायत चुनाव की होगी। लेकिन फिलहाल जो बाकी दावेदार थे वो मुंह ताकते रह गए और उनको अभी वेट करना पड़ेगा, चूंकि एक और टेन्योर पार्टी ने महेंद्र भट्ट को दे दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। प्रयागराज में नाबालिग लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने की खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल फूलपुर तहसील की लेलहट गांव की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को उसकी दोस्त कहकशा बानो बहला फुसला करके केरल ले जाती है और केरल ले जा करके न सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है बल्कि उसको जिहाद के लिए प्रेरित भी किया जाता है। और इस दौरान जो नाबालिग लड़की है वो मौका पा करके उस स्थान से निकल करके जीआरपी के पास रेलवे स्टेशन पर केरला में पहुंचती है और अपनी आप बीती सुनाती है, जिसके बाद जो पुलिस के लोग हैं वो प्रयागराज पुलिस से संपर्क करते हैं और उसके बाद प्रयागराज पुलिस उसे केरल से रेस्क्यू करके प्रयागराज लाती है। और जब वो लड़की अपने घर पहुंचती है, पुलिस के अधिकारियों से जब उसकी बात होती है तो बताती है कि किस तरह से उसको अगवा किया गया था। उसकी अपनी दोस्त कहकशा बानो उसे तरह तरह के सपने दिखाकर बहला फुसलाकर ले गई थी और इस दौरान मोहम्मद कैफ नाम के एक युवक ने, जो गांव का ही रहने वाला है, उसे बाइक पर बैठाकर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर छोड़ा था और उसके बाद वो कहकशा बानो के साथ केरला चली गई थी, जहां पर उसको जिहाद की ट्रेनिंग दी जानी थी और उसका धर्म परिवर्तन पहले ही करा लिया गया था। तो आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। जो मोहम्मद कैफ है, जो लड़की को लेकर स्टेशन तक गया था, साथ ही जो कहकशा बानो है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है और जो लड़की ने जिस तरह से बताया कि जिस स्थान पर केरला में उसको रखा गया था वहाँ पर उसके जैसी 2-3 लड़कियाँ और पहले से बंद थी। तो हो सकता है कि इस मॉड्यूल में और भी तमाम लड़कियाँ होंगी जिनको बहला फुसला करके वहाँ पर लाया गया था। तो प्रयागराज पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। इंटेलिजेंस की यूनिट भी इस मामले में लगाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। कर्ज के बोझ के तले दबे हुए लखनऊ में कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी ने परिवार समेत जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस बात की जानकारी उनके जब परिजनों को मिली तो वो मौके पर पहुंचे। उनका फ्लैट खोलने की कोशिश की गई लेकिन फ्लैट नहीं खुला। बाद में दूसरी चाबी मंगाई गई। दूसरी चाबी से जब फ्लैट खोला गया
तो शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और 11वीं क्लास में पढ़ने वाली उनकी बेटी, जिसने अपने रिश्तेदारों को ये फ़ोन करके बताया था कि सबकी घर में तबीयत बिगड़ गई है, उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि शोभित रस्तोगी पर काफ़ी कर्ज था। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसपे कहा गया है कि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, EMI बढ़ती जा रही है और लगातार जो इंटरेस्ट है उसका दबाव बढ़ता जा रहा है और बैंक का कर्ज वो चुका नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि दरअसल शोभित रस्तोगी ने एक चाबी 2 दिन पहले उनके भाई के घर भिजवाई थी और ये कहा था कि वो दर्शन करने बाहर जा रहे हैं, लिहाजा पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए जो चाबी है उसका इस्तेमाल किया जाए। आसपास के लोगों का ये मानना है दरअसल शोभित रस्तोगी ने ये चाबी जानबूझकर भिजवाई थी ताकि जब घर में वो अपने परिवार समेत सुसाइड करें तो एक एक्सेस के लिए एक चाबी परिवार के दूसरे लोगों के पास भी हो। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अमरनाथ यात्रा से पहले सेना और बीएसएफ को एलओसी पर बड़ी कामयाबी मिली है और सेना और बीएसएफ ने 29 तारीख की रात को एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है वो नाकाम किया है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि सेना ने इस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश के दौरान एक पाकिस्तानी गाइड को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस गाइड का नाम आरिफ है और ये बताया जा रहा है कि ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहा था और इससे जो बीएसएफ और सेना है उन्होंने 20,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बरामद किए हैं और इस गाइड से कई तरह के खुलासे जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। खास तौर पर ये जो गाइड है ये पाकिस्तानी ऑफिसर्स के निर्देश पर काम कर रहा था और इसे भारत में घुसपैठ करवाने और साथ ही साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर रखा गया था। और जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है उसमें भी इस गाइड ने खुलासा किया कि उसमें 4 से 5 आतंकवादी जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में असला बारूद जो है वो वहां पर था और एक बड़ा हमला करने की फिराक से वो घुसपैठ करना चाहते थे। लेकिन एक बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए है और इस समय भी सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाकों में जारी है ताकि अगर किसी भी तरह की साजिश पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसे नाकाम कर दिया जाए। शाहनवाज खान, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू। रात भर से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला चल रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं। हालांकि 4 धाम यात्रा को 24 घंटे बंद रखने के बाद आज सुबह कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे के आदेश से खोल दिया गया है। विनय शंकर पांडे ने बताया है कि जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जैसी व्यवस्था हो आगे वो लोकल स्तर पर अपना निर्णय ले। अभी मैं आपको दिखाता हूँ देहरादून से शहर से बिल्कुल सटी हुई जो एक नदी बहती है सोंग, ये सोंग घाटी से होकर आती है और इसमें इसका प्रवाह भी आप देख सकते हैं। ये भी पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का परिणाम है। ये बहुत तेज़ बहाव है और इस तेज़ बहाव में ये जो जलस्तर बढ़ा है ये ऊपर धनोल्टी और टिहरी के जंगलों में काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश तो वैसे पूरे उत्तराखंड में हो रही है लेकिन ये नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और ये नदी बिल्कुल देहरादून शहर के जो ईस्ट वाला आउटर है, ईस्ट आउटर है, पूरब की तरफ का जो बाहरी हिस्सा है उससे लगकर बहती है और ये फिर आगे जाके गंगा में शामिल हो जाती है। अभी 100 मीटर ये जहाँ से नदी का बहाव आप देख रहे हैं यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे एक नदी और आकर इसी नदी में मिलती है। बांदल नदी है, वो बांदल घाटी से आती है, वो भी टिहरी के नीचे जो धनोल्टी के नीचे का जंगल है वहाँ से उसका उद्गम स्थल है। और ये जो सोंग नदी है जिसके हम किनारे खड़े हैं जो हमें आपको अभी दिखा रहे हैं ये सोंग घाटी से आती है, लेकिन दोनों में जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये जलस्तर बताता है चूँकि अभी जो इसके आसपास रहने वाली आबादी है उसको थोड़ा एहतियात बरतना होगा। और घाटी में पूरी तरह से बादल लगे हैं और ये बादल पैक है पूरी घाटी और ये बादल इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि बारिश अभी जारी रहेगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देवभूमि में सोमवार को मानसून का कहर लगातार जारी रहा। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिला। जहां पहाड़ी इलाकों में कई रोड ब्लॉक दिखाई दी तो वहीं गदेरे और नाले उफान पर थे।
मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ हरिद्वार के जो सोलानी नदी है वो भी उफान पर थी, साथ में गंगा का भी जलस्तर चेतावनी लेवल के पास दिखाई दिया, जिसके चलते जो तटवर्ती इलाकों के रहने वाले जो लोग थे उनको हटाने के लिए पुलिस ने लगातार वहाँ पर अनाउंसमेंट किया और उनको वहाँ से दूर जाने के लिए कहा। जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी है उसके चलते लगातार आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके चलते यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इस मानसून की बारिश में हुए नुकसान की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में जहाँ मंदिर के ऊपर मलबा आने से वहाँ भारी नुकसान हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी लगातार वायरल हो रहा है। इसके अलावा गंग नहर को भी सिल्ट आने के चलते बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी कई जगह भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली हैं। हालांकि कई जगह से इस तरह की खबरें भी आई कि तेज़ बारिश के चलते जो यात्री हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। प्रदेश में मानसून से हो रहे नुकसान के मद्देनज़र आज आपदा प्रबंधन विभाग ने 5 जिलों के 23 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में सभी विभागों को इन्वॉल्व किया गया था। आपदा प्रबंधन के अलावा जो तहसीलदार हैं, राजस्व की टीम है, पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और जितने भी विभाग इसमें जुड़े हुए होते हैं, इस एक सक्सेसफुल मॉक ड्रिल आज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल यही था कि यदि कहीं कोई लैंडस्लाइड होता है या कोई आपदा आती है या कोई ऐसी घटना होती है आपदा से संबंधित, तो वहाँ पर राहत और बचाव कार्य करने के लिए जाने में टीम को मतलब उसका न्यूनतम रिस्पॉन्स टाइम कितना होना चाहिए। मतलब एक समय जब घटना होती है और कोई टीम वहाँ राहत बचाव के लिए जाती है, इस बीच में ये जो समय है रिस्पॉन्स टाइम, इसको कम करने पर काफ़ी फोकस रहा और इसी के साथ ही ये मॉक ड्रिल संपन्न हुई। इसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, हेल्थ और तमाम ऐसे विभागों को इन्वॉल्व किया गया था। जब कोई आपदा आती है तो सभी विभागों को जॉइंट वेंचर के तौर पर, एक जॉइंट अभियान के तौर पर, जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर काम करना होता है। ये मॉक ड्रिल एक बड़े पैमाने पर थी और इसको आज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि कल ही प्रशासन द्वारा जो की है एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए और उसके बाद जो की है शिमला से तस्वीरें सामने आई कि किस तरह से बादल फटने के बाद कितनी तबाही जो की है वो शिमला में हुई। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो की है खास तौर पर सभी डीसीज को बुलाकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके बाद ये कहा गया था कि तमाम जो शिक्षण संस्थान है उन्हें बंद करवा दिया जाए। इस वक्त मनाली के एक स्कूल के बारे में मौजूद है जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं वो इस वक्त छुट्टी पे नज़र आ रहे हैं। स्कूल जो की है बंद है, स्कूल के ऊपर ताला जो की है वो लगा हुआ है और अगर बात की जाए तो एक एहतियात के तौर पर ये स्टेप जो किया है वो सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि अगर ऊपरी इलाकों में, पहाड़ों में अगर बारिश तेज़ होती है, जिस तरह से वेदर का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो उसके बाद काफ़ी नुकसान जो किया है वो निचले इलाकों में हो सकता है। नदी नाले जो किए हैं वो उफान पर आ सकते हैं और 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। उन 10 जिलों के डीसीज को बुलाकर ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद किया जाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, उन जिलों के स्कूल्स जो कि वो बंद कर दिए गए हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस तमाम जो किए हैं एहतियातन तौर पर अगले ऑर्डर्स तक जो किए हैं बंद करवा दिए गए हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि औसतन से ज़्यादा बारिश जो की है वो इस बार देखी जा सकती है। 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक का रेड अलर्ट जो की है वो इन 10 जिलों में जारी किया गया है, जिसके बाद जो शिक्षण संस्थान है उनको जो किया बंद कर दिया गया, ताकि अगर कोई फ्लड की सिचुएशन बनती भी है तो नुकसान स्कूल्स में ना हो, स्कूल में अगर बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनका नुकसान ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, मनाली। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है यहाँ करते हैं। क्या नाम है आपका? अंकित जी, कहाँ से आए हैं और क्या कितना उत्साह है यात्रा को लेकर? लखनऊ से आए, बहुत उत्साह। क्या क्या सोच के आए हैं? क्या कब पहले जत्थे में जाना था, क्या सोचा था? नहीं, 4 तारीख को डेट है, एक रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। दोस्त के साथ आए। हाँ,
लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि मतलब जो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट देती रहती है, टोकन यहाँ पे लिमिटेड रहते हैं, फिर भी इतने सारे लोग आ गए, आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता था? ना, ये पता नहीं था। हम लोग नेपाल से आए थे। हाँ। हम लोग का छह लोगों का जत्था है, तो हम लोग रात चल के आए थे और हाउसफुल का बोर्ड लगा है, क्या बता सकते हैं। तो अब क्या लग रहा है, आप रुकेंगे और कैसे, क्या मतलब यात्रा तो करनी है ना? अब देखते हैं, यात्रा तो करना पड़ेगा, यात्रा तो करना है ही। हाँ, कितना उत्साह है, जरा उत्साह तो दिखा दीजिए अपना। जो अमरनाथ यात्री जो है उनको टोकन दिए जा रहे हैं ताकि जब वो यहाँ से यात्रा के लिए निकले तो उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत जो है वो ना हो। शाहनवाज खान, जम्मू। देश भर को मानसून ने कवर कर लिया है। देश के अलग अलग राज्यों में तेज़ बारिश का दौर जारी है, लेकिन इसका आम आदमी पे भी एक अलग असर पड़ रहा है। देखिए, जल भराव अपनी एक अलग तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन आम आदमी की जो थाली है वो भी बारिश के चलते महंगी हो चुकी है। इस समय हम जयपुर की लाल कोठी सब्जी में मौजूद हैं, जहाँ पे लगातार जो सब्जियों के दाम है, टमाटर की बात करें, पालक की बात करें, आलू की बात करें, जो सबसे सस्ते होते हैं आलू, वो भी बढ़ चुके हैं। टमाटर की बात करें जहाँ तक, क्योंकि ये ज़्यादातर बारिश के चलते जो लोकल, जो यहाँ का स्थानीय माल होता है वो ख़राब हो चुका है। और नासिक की बात करें, बेंगलोर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ से तमाम जो सब्जियाँ हैं वो मंडियों तक पहुँच रही हैं, जिसके चलते आम आदमी की जो थाली है, उसका जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। सबसे सस्ते तौर पे आलू और प्याज की बात की जाती है कि गरीब आदमी आलू खा के अपना गुजारा कर लेगा, लेकिन वो आलू के दाम भी पिछले 7 दिन के अंदर अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बरसात की वजह से तो महंगी हो रही है सारी सब्जियाँ, और अभी जो बरसात बरसेगी तो नई सौदा आएगा, वही आएगा सस्ता। तो अब कहाँ से, जैसे ग्वार फड़ी हुई, भिंडी हुई, और कोई आइटम जैसे ककड़ी हुई, करेले हैं, ये अब आएंगे। अब नई सब्जी चालू होगी, कम से कम महीने 15 दिन बाद में चालू होगी। धनिया नासिक से आ रहा है इस टाइम नासिक से आ रहा है। अब दूसरी सब्जियाँ जैसे टमाटर आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं टमाटर, अदरक महाराष्ट्र साइड से आ रही है। अब सारी गर्मी सब्जी बाहर की सब्जी आ रही है, यहाँ की लोकल कुछ भी सब्जी नहीं है। राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, जयपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।